स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार शासन की 3 मुख्य शक्तियाँ या कार्य होते हैं, जिनमें पहला कार्य है कानून बनाने का, दूसरा कानून को लागू करने और तीसरी शक्ति है कानून की व्याख्या करने की। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि यदि ये तीनों शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित होगी तब सत्ता निरंकुश हो जाएगी और नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं होंगी। सत्ता को सीमित रखने के लिए और नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए ये तीनों शक्तियाँ 3 अलग अलग संस्थाओं या 3 अलग अलग व्यक्तियों में निहित होनी चाहिए। जैसे कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका हो, कानून लागू करने के लिए कार्यपालिका हो और कानून की व्याख्या का कार्य न्यायपालिका करे। और ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हो और पृथक हो, तभी सत्ता सीमित होगी और तभी नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगी। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से अमेरिकी संविधान निर्माता अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अमेरिका के संविधान में मॉन्टेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्थान दिया और अमेरिका में उन्होंने संविधान के द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को है वो लागू किया। दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका ही है जहां मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतया लागू है। अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद के द्वारा वहाँ शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत की व्यवस्था है वो की गई है। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि एक कांग्रेस होगी और समस्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होगी। यहाँ हम बता दूं कि अमेरिकी संसद को ही कांग्रेस कहा गया है। तो अमेरिका का संविधान का अनुच्छेद 1 वहाँ की संसद यानी कांग्रेस का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिका का एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 3 के अनुसार समस्त न्याय संबंधी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के प्रारंभिक 3 अनुच्छेद वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है और इन तीनों अंगों को एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक और स्वतंत्र है वो करता है। जैसे व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है और अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा गया है और अमेरिकी कांग्रेस वहाँ राष्ट्रपति के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है वो होती है। कांग्रेस के अधिवेशन स्वतः होते हैं और कांग्रेस स्वयं अपने अधिवेशन बुलाती है। अमेरिका का राष्ट्रपति न तो अधिवेशन बुलाता है, न स्थगित करता है और न ही वह संसद के किसी सदन को भंग है वो कर सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति भी वहाँ संसद के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होता है। राष्ट्रपति सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और संसद जो है वह राष्ट्रपति को महाभियोग के अलावा अन्य किसी भी युक्ति से हटा नहीं सकती। यानी भारत की तरह अमेरिका की संसद महाभियोग के द्वारा अमेरिका की संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती। राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और अपना कार्यकाल वह हर हाल में पूरा करता है। उसी प्रकार कांग्रेस के जो सदन हैं वो भी अपना कार्यकाल है वो पूरा करते हैं और इसी प्रकार न्यायपालिका भी अन्य अंगों की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र और पृथक होती है। न्यायाधीशों को भी महाभियोग के अलावा अन्य किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता।
तो इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च है वो होते हैं। यह है अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण को नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था के साथ है वो अपनाया गया। वो इसलिए क्योंकि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह शासन के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करता है, जो कि एक आदर्श शासन प्रणाली के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शासन का सही संचालन जो है वो तीनों अंगों के उचित सामंजस्य से होता है और इस सिद्धांत के द्वारा सभी अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो अपनी सर्वोच्चता का दावा करेंगे और वो निरंकुश हो जाएंगे और मनमानी करने लग जाएंगे और इन अंगों के बीच में सामंजस्य के अभाव में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की एक कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के द्वारा अपनाया गया है। यानी वहाँ शासन के प्रत्येक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित किया गया है ताकि अंगों के बीच में, शासन के अंगों के बीच में संतुलन है वो बना रहे। अमेरिकी शासन प्रणाली की इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। दूसरे अर्थ में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था शक्ति पृथक्करण की कमियों को दूर करने का उपाय है। अब चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था में के द्वारा शासन के जो तीनों अंग हैं, तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, जिससे कि अंगों के बीच में संतुलन है वो बना रहता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे पर किस तरह से नियंत्रण रखते हैं। जैसे पहले अपन बात करते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस पर अन्य अंग किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं। तो कांग्रेस पर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है। कांग्रेस पर सर्वोच्च न्यायालय भी नियंत्रण है वो रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस है वो अपने क्षेत्र में निरंकुश है वो नहीं हो पाती। जैसे कांग्रेस का काम कानून बनाने का है और कांग्रेस यदि मनमानी करने का प्रयास करती है तो राष्ट्रपति कोई पावर है कि वह कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों पर अपने निषेधाधिकार यानी वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग करके उसको नियंत्रित है वो कर सकता है। उसी प्रकार कांग्रेस मनमानी न करे, इसलिए उसकी विधायी शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का भी नियंत्रण स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा कर उस पर अंकुश है वो लगा सकता है। तो इस प्रकार कांग्रेस की विधायी शक्ति पर जो है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का नियंत्रण स्थापित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस निरंकुश होने का प्रयास नहीं कर सकती। अब बात करते हैं अपन कार्यपालिका की, और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस यानी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का नियंत्रण स्थापित किया गया है, ताकि राष्ट्रपति भी है वो मनमानी करने का प्रयास नहीं करता और वह निरंकुश है वो नहीं हो सकता। राष्ट्रपति पर कांग्रेस भी नियंत्रण लगाती है और सर्वोच्च न्यायालय भी नियंत्रण लगाता है। राष्ट्रपति मनमानी न करे, इसलिए बजट स्वीकृति करने का अधिकार कांग्रेस का है और यदि राष्ट्रपति मनमानी करेगा तो कांग्रेस बजट की स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, क्योंकि बजट पारित करना संसद का विशेष अधिकार है और यदि संसद बजट नहीं पारित करेगी तो राष्ट्रपति का काम करना मुश्किल है वो हो जाएगा। उसी प्रकार अमेरिका में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन कांग्रेस में होना जरूरी है और राष्ट्रपति यदि युद्ध की घोषणा करता है तो उसका अनुमोदन भी कांग्रेस में होना जरूरी है। तो यदि राष्ट्रपति मनमानी करेगा तो कांग्रेस जो है इनका अनुमोदन रोक देगी। तो इस शक्ति के द्वारा जो कांग्रेस जो है वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाती है। अमेरिका में एक प्रावधान यह भी है कि
राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन जो है वो सीनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। और सीनेट अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस का उच्च सदन है और इस शक्ति के द्वारा भी जो है वो सीनेट है वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाते हैं। यदि राष्ट्रपति मनमानी करने का प्रयास करता है तो सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन है वो रोक सकती है और रोक कर राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाती है। राष्ट्रपति पर नियंत्रण का एक अन्य जो साधन होता है कांग्रेस का वह होता है महाभियोग। यदि राष्ट्रपति मनमानी करता है, असंवैधानिक कार्य करता है तो कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा भी सकती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर कांग्रेस इन साधनों के द्वारा नियंत्रण लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति है वो मनमानी करने का प्रयास नहीं करता, निरंकुश होने का प्रयास नहीं करता। कांग्रेस के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को भी राष्ट्रपति पर नियंत्रण का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय दोनों नियंत्रण लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में जो है वो संतुलन है वो बना रहता है। अब बात करते हैं शासन के तीसरे प्रमुख अंग सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका पर जो है वो कांग्रेस का नियंत्रण होता है ताकि वह मनमानी न करे। व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस को महाभियोग की शक्ति प्रदान की गई है। यदि न्यायपालिका मनमानी करने का प्रयास करती है तो कांग्रेस अपनी महाभियोग की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय पर नियंत्रण लगाती है, अंकुश लगाने का काम है वो करती है। तो इस प्रकार अमेरिका में चूँकि शक्ति पृथक्करण है, इसलिए शासन के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं। वो मनमानी न करे, निरंकुश न हो, इसलिए शासन के प्रत्येक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप शासन का कोई भी अंग मनमानी करने का प्रयास नहीं करता और अंगों के बीच में, शासन के अंगों के बीच में संतुलन है वो बना रहता है। इसे ही अमेरिका में चेक एंड बैलेंस अर्थात नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। धन्यवाद।